गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। हमने ये चैप्टर शुरू कर चुके हैं। दिस इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, आप लोगों ने लाइक भी किया इस वीडियो को। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं बेटा। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड कंसेप्ट करने वाले हैं। कल हमने केप्लर्स लॉ किए बेटा। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसकी भी एक वीडियो बनाऊँगा मैं, उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हम करेंगे। तो आज हम बात करेंगे बेटा ग्रेविटेशन फोर्स की। बेटा ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? ये अट्रैक्शन है बेटा। किसके बीच में? दो बॉडी के बीच में। कहाँ पर? यूनिवर्स में बेटा। यूनिवर्स के अंदर जितनी भी दो बॉडी है बेटा, उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है बेटा, अट्रैक्शन होता है, सॉरी, इस अट्रैक्शन को क्या नाम देते हैं बेटा? इसी अट्रैक्शन को नाम देते हैं दिस इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ, इसको भी ग्रेविटेशन अट्रैक्शन देंगे बेटा। अट्रैक्शन बिटवीन टेबल एंड चेयर, इसको भी अट्रैक्शन का नाम देंगे बेटा। ठीक है, तो ये सारे जितने भी कंसेप्ट हैं किससे रिलेटेड हैं? ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके अट्रैक्शन से रिलेटेड हैं। वो अलग बात है कि हमें नहीं पता लगता कि टेबल और चेयर अट्रैक्ट कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन ये पता लग रहा है कि अर्थ क्या कर रहा है बेटा? सन जो है अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। अर्थ जो है सैटेलाइट्स को अट्रैक्ट करता है बेटा अपनी तरफ। ठीक है ना? तो ये सारी बातें इस कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे बेटा? स्टडी करेंगे। ठीक है, बर्थ ऑफ स्टार, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर ऑफ क्या बेटा? एवोल्यूशन ऑफ सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ये सारी इस चीज़ के अंदर क्या है बेटा? हेल्पफुल है। किसके अंदर बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अंदर। ऐसे एक छोटा सा कंसेप्ट भी आता है जिसको ग्रेविटी भी बोलते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है बेटा। ठीक है, ग्रेविटेशन तो पूरे यूनिवर्स का कंसेप्ट है, लेकिन ग्रेविटी कंसेप्ट क्या लिया गया बेटा? अर्थ के लिए लिया गया बेटा। ग्रेविटी इज स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। इफ़ वन ऑफ अट्रैक्शन बॉडीज इन दी अर्थ, देन ग्रेविटेशन को ही क्या नाम देते हैं बेटा? उस केस में ग्रेविटी नाम देते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट। लेकिन ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड क्या बेटा? यूनिवर्स बॉडी। कोई भी यूनिवर्स की हम बॉडी की बात करते हैं तो उसकी बात, जैसे एक बॉडी को हमने ऊपर फेंका तो हम क्या देखते हैं? वो बॉडी कहाँ आती है बेटा? वापस नीचे आ जाती है। तो ये कंसेप्ट है बेटा किससे रिलेटेड? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड। गॉट इट बच्चों? तो अब हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलते हैं और उस कंसेप्ट को क्या करते हैं बेटा? एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और भी वैसे दो तीन बातें और ध्यान कर लेते हैं बेटा। जैसे आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट ऑफ अ बॉडी है। जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं बेटा, द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, the motion of a body under the influence of a gravity alone is called free fall. ठीक है, if we neglect the resistance of friction offered by the air, the fall of a body in air is free fall. अगर आपने मान लो एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया तो जो बॉडी बेटा फॉल हो रही है अर्थ की तरफ, उस बॉडी को क्या नाम देते हैं बेटा? फ्री फॉल। वैसे तो एक्चुअली ये सिर्फ वैक्यूम में ही पॉसिबल है, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस ऐसे कैसे नेग्लिजिबल कर सकते हैं बेटा, है ना? जिस तरह मान लो कोई बॉल फेंकते हैं ऊपर, क्या वो डायरेक्ट अपने हाथ में आती है बेटा? नहीं आती। क्यों? क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस होता है, और एयर की रेजिस्टेंस की वजह से वो क्या होता है बेटा? अपने पाथ को चेंज कर लेते हैं बेटा। ठीक है, अब आता है बेटा व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटी एंड इट इज़ अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक्सेलरेशन की बात करें ड्यू टू ग्रेविटी, तो बॉडी के अंदर जो भी मोशन की वजह से एक्सेलरेशन हुआ है, देखो ये तो बात कन्फर्म है ना, बॉडी मोशन में है, और मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना बेटा। हमें पता है कि ऊपर जाकर वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0, और नीचे क्या होती है? उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है बेटा। तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, और चेंज हो रही है तो बेटा क्या? वहाँ पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है। वो अलग बात है कि हम इस केस में क्या कहते हैं कि वेलोसिटी विल बी चेंज बट एक्सेलरेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी विल बी 0 बट देयर विल बी अ एक्सेलरेशन। ये वो केस है बेटा। मान लो ऊपर अगर ऑब्जेक्ट पहुँच गया तो वहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? वहाँ एक्सेलरेशन 0 होगा, सॉरी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी, लेकिन एक्सेलरेशन कितना होगा? वही होगा जो 9.8 हम पढ़ते हैं बेटा। और इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? जी से। अब एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी बेटा? एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगी? वो भी क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, ये कुछ बातों पर डिपेंड नहीं करती, जैसे मास क्या है बॉडी का, साइज़ क्या है बॉडी का, शेप क्या है बॉडी का, इन बातों पर बेटा डिपेंड नहीं करती क्या बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये डिपेंड किस पे करता है बेटा? ये डिपेंड करता है बेटा
प्लेस के ऊपर। जिस तरह आप इक्वेटर पे फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको पता लगेगा अलग वैल्यू होती है। आप अगर फाइंड आउट कर रहे हो बेटा पोल पर, आपको पता लगेगा अलग वैल्यू होती है बेटा। आप डेप्थ में फाइंड आउट करोगे, देखोगे अलग वैल्यू होती है बेटा। आप एल्टीट्यूड पे फाइंड आउट करोगे, आप देखोगे अलग वैल्यू होती है। आप रोटेशन के लिए फाइंड आउट करोगे तो भी आपको क्या लगेगा, देयर इज डिफरेंट वैल्यू ऑफ क्या बेटा, जी। ठीक है, यूजिंग लेजर इट इज पॉसिबल टू मेजर डिस्टेंस अप टू 10⁻⁹ मीटर। बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टाइम कैन बी मेजर्ड बाय 10⁻⁹ सेकेंड। यूजिंग दिस टेक्निक जी कैन बी डिटरमाइंड to an accuracy of 1 part is 10⁸ by observing the free fall of a body in vacuum। ठीक है, एक्यूरेसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। नियर द सरफेस ऑफ जी इसकी वैल्यू होती है बेटा 9.8 और 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा। और अगर हम बात करें बेटा वेट ऑफ द बॉडी की, तो ये क्या है, स्केलर है, वेक्टर है। वेट की बात कर रहे हैं बेटा हम, तो ये भी कैसी क्वांटिटी होगी, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये वेट होता क्या है, अगर वेट की बात करें एक बॉडी के, तो वो किसको मेज़र करता है, वो ग्रेविटेशनल पुल को मेज़र करता है बेटा। जैसे अगर हम बात करें मेरा वेट 80 kg है, तो वेट 80 kg है बेटा, लेकिन मास की अगर बात करें तो मास इसमें क्या है, बहुत कम है। ठीक है, मास तो क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है बेटा। तो वेट भी कैसी क्वांटिटी बेटा, वेट भी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और ये फोर्स से मेज़र होती है बेटा। इसके मतलब इसकी भी यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन होती है। क्यों, वेट को भी mg बोलते हैं और फोर्स को भी क्या बोलते हैं बेटा, mg बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट अपने सामने है बेटा। इन कंसेप्ट के थ्योरेटिकल बेस्ड अपने की क्या होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए। फिर आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब न्यूटन्स लॉ। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की हर बॉडी के अंदर ये क्या है बेटा, एप्लीकेबल है। तो देखो बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो बेटा दो बॉडी के बारे में ही कंसेप्ट है कि अपने पास दो बॉडी है। ठीक है, एक का मास m1 है और एक का मास क्या है बेटा, m2 है। इनके बीच का डिस्टेंस है बेटा r। तो क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो कहता है कि जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना ही ज़्यादा अपने को फोर्स एक्सपीरियंस होगा। मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है बेटा, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ मास क्या बेटा, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, सॉरी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स हो जाएगा बेटा g m1 m2 बाय में क्या बेटा, r स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये सारी बातें पता है बेटा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ g आप लोग जानते हैं 6.67 10⁻⁻11 क्या बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। ये वैल्यू होती है बेटा किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ठीक है, इसका आप डायमेंशन फार्मूला भी बना सकते हैं। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बेटा, m1 L³ T-2। ये इसका होता है डायमेंशन फार्मूला। अगर यही यूनिट CGS में बात करें तो वैल्यू पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं बेटा, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी। सो एक वैल्यू जो चेंज होगी वो होगी बेटा 10⁻⁻8। ये हो जाएगा डायन, न्यूटन का डायन बोलते हैं बेटा इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा ग्राम इनवर्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा जी की। तो इसके पीछे के भी कंसेप्ट को एक बार अच्छे से समझें। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कब डिस्कवर हुआ था बेटा, इन 1665 में। जब न्यूटन ने क्या देखा था, एक एप्पल क्या हुआ बेटा, ट्री से गिरकर नीचे गिरा बेटा। तो वो इंस्पायर्ड हुआ ये सोचने के लिए क्या, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कंसेप्ट को उसने क्या किया, फिर एक्सप्लेन किया। उसने ये सोचा भाई क्यों आया है नीचे, तो वहाँ से उसने एक लॉ का कंसेप्ट का जनरेट किया बेटा, जिसे हमने नाम दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसने सोचा बेटा फोर्स विच अट्रैक्ट द एप्पल टुवार्ड्स द अर्थ माइट बी सेम एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द मून टुवार्ड्स द अर्थ। इसीलिए मून भी क्या है बेटा, अर्थ की तरफ क्या होता है, कंटिन्यूसली अट्रैक्ट होता है। द कंपेयरिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ विद द एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड टू कीप द मून ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ठीक है, न्यूटन्स वाज एबल टू डिड्यूस द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एज डिस्कस बिलो। ठीक है, तो उसने इसके बेसिस पर क्या किया बेटा, इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया बेटा, यानी मून के एक्सेलरेशन को कैसे कंपेयर किया। तो बस कंसेप्ट तो वही लिया उसने,
ठीक है, तो इस कंसेप्ट को भी हम कोई नाम दे सकते हैं बेटा, क्या नाम दे सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ क्या बेटा, मून। तो कैसे एक्सप्लेन किया, तो सबसे पहले उसने लिया टाइम पीरियड ऑफ द मून। टाइम पीरियड कितना होता है बेटा मून का, 27.3 डेज। ठीक है बच्चे, और वो कितना होता है 27.3 इंटू क्या बेटा 86400 सेकेंड। ये आप सोल्व कर लेना, मिल जाएगा। अब स्पीड ऑफ मून की बात करते हैं बेटा। स्पीड ऑफ द मून कैसे निकालोगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है, मतलब 2πr बाय में क्या बेटा, ऑर्बिट पीरियड, यानी टाइम पीरियड। ठीक है, डिस्टेंस बाय में ये। अच्छा डिस्टेंस तो सॉरी 2π, पाई का मतलब 3.14 होता ही है बेटा। जो सरकमफ्रेंस है ऑर्बिट का वो है 3.84 10⁸ मीटर। बाय में टाइम पीरियड अपने को पता ही लग गया, 3 × 10⁻, क्या बेटा 864, ठीक है 00 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करो बेटा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा है आपने, v² बाय में क्या होता है बेटा r। इस वैल्यू को पुट करो बेटा, ये आ जाएगा 2.72 10⁻³